जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एक ऐसी कॉर्पोरेट बेस्ड नॉन एनबीएफसी फाइनेंशियल कंपनी है ये, जिसका स्टॉक अभी जब मार्केट करेक्ट हुआ था जब 208 रुपीस तक आ गया था। लेकिन उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने सोचा कि अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा फॉल देखने को मिल सकता है, और ये बात सच भी है। मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल है कि कभी भी फॉल आ सकता है। लेकिन 24 अप्रैल को जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इसका प्राइस 258 रुपीस के आसपास चल रहा है। और मैंने अभी कॉर्पोरेट बेस्ड एनबीएफसी क्यों बोला, क्योंकि इनके चाचा विधायक है। जी हाँ, इसका मतलब सिंपल सा ये है कि इनके पीछे जो एक बड़ा सा हाथ खड़ा हुआ है, इनके ऊपर जिसका हाथ है वो है रिलायंस इंडस्ट्री का। क्योंकि एक सिंपल टर्म में देखा जाए तो एनबीएफसी का सिंपल सा काम है पैसा लोन पर देना है, लेकिन पैसा लोन पर देने से पहले आपको भी पैसे की जरूरत लगती है। तो जब हमारे चाचा ही विधायक है तो पैसे की जरूरत तो पड़ने ही नहीं वाली है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर से ही पैसा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए यूज किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। ये भी एकदम एनबीएफसी की तरह ही काम कर रही है। लेकिन जब रिलायंस इंडस्ट्री का नाम और ग्रुप का नाम इतना बड़ा है तो किसी को भी अगर इनको पैसे देना है, अगर किसी को भी लोन पर, तो इजीली मिल जाते हैं। ठीक है, अगर इनको इजीली पैसा मिल जाता है तो ये कहीं और किसी को लोन पर पैसा इजीली दे पाते हैं। इसलिए इसे कहा जाता है कॉर्पोरेट बेस्ड एनबीएफसी कंपनी। एक और चीज जो कि यहाँ पर निकल कर आती है इस कंपनी की बैक को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है, वो है इसके बोर्ड के मेंबर्स यानी कि प्रमोटर्स। एक आईसीआईसीआई के फॉर्मर सीईओ भी रह चुके हैं, वो भी इसके डायरेक्टर है। एक इनकी खुद की इनकी बेटी भी डायरेक्टर है। और भी आप इनके लिस्ट में देखते जाओगे तो इनके डायरेक्टर की जो प्रॉपर एजुकेशन, ग्रेजुएशन या फिर आप उनका एक्सपीरियंस देखोगे तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देते हैं। और एक लास्ट फाइनल चीज ये है कि कंपनी ने जॉइंट वेंचर भी कर रखा है ब्लैक रॉक से। वैसे तो कंपनी काफी सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज भी इन्होंने बनाई है जॉइंट वेंचर के साथ, ब्लैक रॉक के साथ, जो कि अमेरिका की एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, रिस्क मैनेजमेंट कंपनी है, इन्वेस्टर्स को एडवाइजर देने की कंपनी है ब्लैक रॉक। उनके साथ जॉइंट वेंचर कर इन्होंने अपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो कंपनी की सेकंड फाउंडेशन है उसको भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके रख रखा है। तो अभी अभी कंपनी फरवरी मार्च के अंदर 3,000 करोड़ उठाने वाली थी, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा उसको पॉज लगाया, क्योंकि कंपनी को यह विश्वास था कि अप्रैल के अंदर जब रेट कट होंगे, जब थोड़ा सा पैसे के ऊपर इंटरेस्ट कम होगा, तब हम ये अच्छा खासा पैसा यहाँ पर उठा लेंगे। जिस हिसाब से हमको पता है 9 अप्रैल को जो रेट कट हुए हैं, जिसमें 25% का और छूट मिली है हमको 0.25% की, वहां पर अब कंपनी के लिए इंटरेस्ट पे पैसा उठाना और ज्यादा ईजी हो गया है। कंपनी को जितना भी पैसा उठाना है वो इसकी सारी सब्सिडरीज कंपनी के अंदर ही लगाना है। सब्सिडरीज कंपनी के पास काफी सारी है। जो ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर कर रखा है, वहां पर भी 3 कंपनीज बड़ी बड़ी ज्वाइंट वेंचर के साथ निकल कर आती है। और इनकी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की भी काफी सारी कंपनीज है। एक एक करके मैं सारी चीजें डिटेल कर देता हूँ। जियो फाइनेंस लिमिटेड इनकी एक कंपनी जहां पर ये सारी चीजों का फाइनेंस करते हैं। एक लीजिंग सर्विसेज कंपनी भी है जियो की, जो कि ये भी अपनी लीजिंग वाला पूरा बिजनेस करती है। जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड भी है, जो कि इंश्योरेंस को प्रॉपर टारगेट कर चलती है ये कंपनी। इनकी खुद की जियो पेमेंट बैंक भी है। पेमेंट सर्विसेज और फिनटेक की जितनी भी सर्विसेज होती है, लाइक यूपीआई हो गया, क्रेडिट बिल्स हो गए, आपको इधर से इधर मनी ट्रांसफर करनी है, आपको इंस्टेंट लोन चाहिए, इनकी पूरी एक प्रॉपर एक ऐप भी है। इनकी खुद की जियो मनी ऐप एक ऐप है जहां पर ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, और इसके मंथली यूजर्स 8 मिलियन से भी ज्यादा है। और जिस तरीके से इन्होंने ब्लैक रॉक के साथ ज्वाइंट वेंचर कर रखा है, वहां पर ब्लैक रॉक भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि इन दोनों की 50-50 पार्टनरशिप में एसेट मैनेज करती है, रिस्क मैनेज करती है, और साथ साथ एडवाइजरी भी प्रोवाइड करती है। और साथ ही साथ एक और इनका ट्रस्ट भी है, जियो ब्लैक रॉक ट्रस्ट के नाम से। लेकिन इनके साथ अब प्रॉब्लम्स क्या निकल कर आ रही है धीरे धीरे, आज की इस वीडियो के अंदर अब हम इन डिटेल में बात करने वाले हैं। 2023 के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री का डीमर्जर होता है जियो फाइनेंशियल्स के अंदर। जी हाँ, रिलायंस इंडस्ट्री का 6.1% स्टेक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास है, और इनकी अभी तक की जितनी भी दाल रोटी है वो रिलायंस इंडस्ट्री के थ्रू ही चल रही है। अब ये सब पूरे अपने शुरुआती फेज के अंदर है। 6.1% जो स्टेक इन्होंने एक्वायर कर रखा है रिलायंस इंडस्ट्री का, वहां से इनको डिविडेंड की इनकम आती है, इंटरेस्ट की इनकम आती है। एक नंबर्स में आपको बताना चाहूंगा कि इनके जो एसेट अंडर मैनेजमेंट के एयूएम के जो नंबर्स है वो निकल कर आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी 4,300 करोड़ के एसेट्स को मैनेज कर रही थी। उन्हीं एसेट्स की अगर ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर देखी जाए तो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा की हो चुकी है। तो कंपनी अपने जो एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले जो नंबर्स है उनको हर साल अपने नंबर्स को डबल ट्रिपल करती जा रही है। कंपनी काफी वेरी फास्ट स्पीड से ग्रो करती जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर ये आती है कि जब जब एनबीएफसी कंपनी के लोन्स की स्पीड बढ़ाई जाती है, वहां पर रिस्क भी ज्यादा बढ़ती जाती है, क्योंकि क्या पता किसको आप लोन दे रहे हो और आपके लोन कब तक वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आपका इंटरेस्ट रेट पे जो आपकी इनकम बनेगी, नेट प्रॉफिट बनेगा, वो आएगा या नहीं आएगा,
उसके ऊपर सबसे ज्यादा कंपनी टिकी रहती है। सेकंड पॉइंट में अगर हम बात करें तो इस कंपनी को आरओई और आरओसी रिटर्न भी काफी ज्यादा रोक रहा है, क्योंकि एक रिटेल इन्वेस्टर का आरओई आरओसी देखना एक स्वाभाविक बात है, और आरओई और आरओसी रिटर्न बनता है इक्विटी के रिटर्न के ऊपर और कैपिटल इंप्लॉयड के रिटर्न के ऊपर। मार्केट में एनबीएफसी के नाम पर बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है, इसलिए इनकी आरओई आरओसी भी इतनी घटी हुई है। और यहाँ पर आरओई आरओसी बढ़ने के ऊपर सबसे बड़ी चीज तो यहाँ पर यह है कि कंपनी अभी बहुत ज्यादा नए फेज में है, तो इनका आरओई आरओसी रिटर्न अभी से डिसाइड नहीं किया जा सकता है। कंपनी की वैल्यूएशन के ऊपर बात करें हम थर्ड पॉइंट के अंदर, तो वैल्यूएशन काफी ज्यादा हायर निकल कर आ रही है अभी। लेकिन अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अपने नए फेज में है, तो इनकी जो पी रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई निकल कर आ रही है। इंटरेस्ट पे जो इनकी इनकम यानी कि अभी तक इनकी जो दाल रोटी चल रही थी उसमें भी एक डिक्लाइन देखने को मिला है। कंपनी के अगर आप टोटल लोन्स का प्राइस देखोगे तो वहां पर लोन्स के ऊपर इंटरेस्ट तो कंपनी अच्छा खासा बना रही है, जो कंपनी का मेन कोर बिजनेस है वो तो कंपनी का चल रहा है। लेकिन अभी तक इन्होंने जो रिलायंस इंडस्ट्री का स्टेक को होल्ड कर रखा था, और अभी जो रिलायंस इंडस्ट्री की जो मार्केट के इतनी ज्यादा करेक्ट हो चुकी है, इतना ज्यादा स्टॉक का प्राइस भी करेक्ट हो चुका है, जिसकी वजह से इनके इंटरेस्ट के इनकम पे फर्क पड़ा है इस क्वार्टर के अंदर और इस फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर भी। और टोटल अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू तो काफी अच्छा बना रही है कंपनी, हर साल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जा रही है। मेन फर्क यहाँ पर पड़ता है कि अभी अभी जो कंपनी नई सेटअप हुई है इसके बिजनेस की लोन बुक यहाँ पर बाहर नहीं निकल कर आई है। लोन बुक एक बार बाहर निकल कर आएगी, लोन बुक में जो अपना रिटर्न वाला वापस पैसा है वो आ रहा है नहीं आ रहा है वो भी अच्छे से समझ में आएगा, तो ही सोच सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आगे यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस देगी या नहीं देगी। लेकिन कंपनी का जो कैश जनरेशन है वो काफी गुड निकल कर आता है, अपना अच्छा खासा कैश जनरेट कर रही है। और कैश फ्लो इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यानी कि सिंपल सा है कि गल्ले में पैसा कितना आ रहा है जब ये कंपनी बिजनेस कर रही है। तो अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट यहाँ पर यही निकल कर आता है कि इसको कौन ऐसी कंपनी है जिसको चैलेंज कर सकती है, वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस अपने आप में बहुत बड़ी है, इसकी अगर आप लोन बुक भी देखोगे तो 4 लाख करोड़ से भी ऊपर की निकल कर आती है। तो एक बार जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की लोन बुक बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, जिन जिनको लोन दिए हैं वो अच्छे से लोन वापस भी आ रहे हैं, वो नंबर्स अच्छे हो जाएंगे, तो जियो फाइनेंशियल सर्विस को मुझे नहीं लगता है कि बजाज फाइनेंस को टक्कर देने के लिए कोई रोक पाएगा इन कंपनीज को। अब देखा जाए तो ये एक स्टार्टअप ही है हमारे लिए, और यहाँ पर एक बेट लेना बहुत ज्यादा रिस्की है ऐसे मार्केट में। लेकिन यहाँ पर एक चीज ये सोच सकते हैं हम, क्योंकि अभी अभी निफ्टी 50 ने इसे अपना एक पार्ट बनाया है। जी हाँ, निफ्टी 50 के अंदर शामिल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्टॉक, यानी कि कहीं तो लगा है लोगों को कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आने वाले टाइम में कुछ अच्छा कर सकती है। लेकिन फिर भी हम इस स्टॉक की बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दे सकते हैं, हम सिर्फ इसकी ग्रोथ स्टोरी और फ्यूचर की प्रेडिक्शन के हिसाब से बात कर सकते हैं। बाकी आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगा खराब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना, क्या अच्छा लगा वो भी बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर जाना, बाकी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करना, दोस्तों शेयर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।